कोच्चि शहर एक के बाद एक 3 बम धमाकों से दहल उठा। धमाकों में 3 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाकों की जिम्मेदारी 48 साल के डोमिनिक मार्टिन ने ली। उसने सरेंडर करने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। उसने पुलिस को ये बताया कि वो यहोवा विटनेसेस से 16 साल तक जुड़ा रहा, लेकिन उनकी सोच से नाखुश था, इसीलिए उसने ये हमला किया। इस घटना के बाद देश के कई शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बारह साल की लिबीना को सुबह 9:51 पर एर्नाकुलम सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। लिबीना की आधी रात में मौत हो गई। उसका शरीर 95% जल चुका था। कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाके के बाद ये तीसरी मौत है। कन्वेंशन सेंटर में ईसाई समुदाय यहोवा की प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। तिहरे विस्फोट में घायल 50 लोगों का अस्पताल में जलने का इलाज किया जा रहा है। 35 लोग सेकंड और थर्ड डिग्री की जली हुई हालत में आए थे। इनमें ज्यादातर के हाथ और पैरों में जलने के जख्म थे। जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए। चश्मदीदों का कहना है कि पहला ब्लास्ट 9:38 पर हॉल के बीच हुआ। उस समय करीब 2500 लोग आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे थे। बाकी के 2 ब्लास्ट कम तीव्रता के थे और दरवाजे से टकरा गए। ये धमाका हॉल के बीचों बीच हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की। मैं जानता हूँ कि चाहे बाजार हो या प्रार्थना सभा, ये चीजें होती रहेंगी। हमें तैयार रहने की जरूरत है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने इसके पीछे डोमिनिक मार्टिन नाम के व्यक्ति के होने की घोषणा की है। ये उस समुदाय का असंतुष्ट सदस्य है जिसने अकेले हमला किया है। सीएम पिनराई विजयन ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। राजीव चंद्रशेखर ने राज्य सरकार पर सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। केरल में कांग्रेस और वामपंथी दोनों द्वारा कट्टरपंथी तत्वों के तुष्टीकरण का इतिहास रहा है। मैंने ये बात हमास प्रमुख को युवाओं को संबोधित करने का मौका दिए जाने के संदर्भ में कही, क्योंकि सरकार ने, खासकर पुलिस ने उन्हें ऐसा करने दिया, जबकि राज्य सरकार ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही संगठन को युवाओं को कट्टर बनाने को लेकर मैंने कल अपनी बात रखी। केरल में बढ़ते कट्टरवाद को लेकर बार बार जो बातें कही जा रही हैं, उस पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ മാർട്ടിൻ സമ്മതിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാനമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും സ്വാഭാവികമായും അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധിക്കും. अब फैमिली एक शॉक में है। उन्होंने ये भी कहा था, जो ओनर है यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि डोमिनिक मार्टिन जो है वो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे, अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, बहुत ही रिजर्व्ड तरीके के इंसान थे। अब देखना पड़ेगा कि आगे जाके किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी। फैमिली ये बिलीव कर रही है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद प्रॉपर एक्शन लेगी वे पुलिस, और अब देखना पड़ेगा कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन जारी कर रही होगी पुलिस। कैमरा पर्सन कुमार के साथ प्रतिभा रामन, कोच्चि में, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मराठा आरक्षण महाराष्ट्र सरकार के लिए अब चुनौती बन हिंसक हो चला है। अब तक शांत रहे इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। सत्तारूढ़ दल के विधायक के घर पर आगजनी की गई। इसी बीच सरकार ने आंदोलनकारियों से कानून व्यवस्था न बिगाड़ने की अपील की। मराठा आरक्षण आंदोलन की लपटों में सोमवार को सत्तारूढ़ दल के विधायक प्रकाश सोलंकी का घर और दफ्तर आ गया। उनके किसी वीडियो से नाराज होकर आंदोलनकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। दरअसल अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं ये आंदोलन हिंसक और दिशाहीन तो नहीं होता जा रहा। बीड़, सोलापुर, हिंगोली जैसे जिलों में आंदोलनकर्ताओं ने कहीं जक्का जाम किया तो कहीं आग लगा दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठाओं को आरक्षण देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन ये भी कह रहे कि मामला नाजुक है, इसलिए थोड़ा समय और दीजिए। अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है, इसका भी विचार मराठा समाज के लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये इसके वजह से आंदोलन को क्या कहते हैं, एक दूसरी दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। सरकार अगर कुछ
निगेटिव होती तो ऐसा करना हम समझ सकते थे, उचित था, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसमें काम कर रही है। मराठा आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहा है आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल का अमरण अनशन। सोमवार को इस अमरण अनशन के छठे दिन पाटिल की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। सरकार ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है, लेकिन उनकी दलील है कि पहले आरक्षण दो फिर खत्म करेंगे अनशन। इस बीच पूर्व न्यायाधीश शिंदे की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकार किया जाना है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कमेटी ने मराठा समुदाय के 1 करोड़ 30 लाख लोगों के दस्तावेज देखे, जिसमें 11,530 लोगों को कुणबी होने के प्रमाण पत्र मिले हैं, यानी ये संख्या 10% भी नहीं है। ये बवाल इसलिए भी मचा है क्योंकि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मराठाओं को कुणबी समुदाय में रखकर आरक्षण देने की बात की थी, जिससे ओबीसी में आने वाला कुणबी समुदाय भड़क गया था। इस बीच विपक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात कर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। तो तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। जो मौजूदा हालात है वो लॉ एंड ऑर्डर में थोड़े गंभीर हो चुके हैं। विधायक के घर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही है, लोगों को मना कर दिया है गाँव में आने से। ये बड़ा सीरियस इशू है। इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें पैदा हुई है और जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से भी गंभीर हो सकती है, तो तुरंत राज्यपाल को हमने विनती की कि उसमें इंटरवीन करें और स्टेट गवर्नमेंट को भी निर्देश दें कि वो फैसला इसमें तुरंत कानूनी तौर पर करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इंटरवेंशन आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी अपेक्षा है सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो इसके ऊपर चर्चा करे और जल्द से जल्द निर्णय करे। मराठाओं का इतिहास और वीर शिवाजी की वीरता और पराक्रम को गौरवशाली पन्ने पर लिखा गया है, लेकिन आज आरक्षण के इस मुद्दे ने महाराष्ट्र सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जातिगत गणना के बाद अब बिहार अगले दौर का राजनीतिक संघर्ष देखने जा रहा है। अगले सोमवार से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में जातिगत सर्वे के अलावा सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट भी रखी जाएगी और इस पर बहस होगी। माना यह जा रहा है कि इस सर्वे के आधार पर नीतीश कुमार पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण 50% के पार ले जाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। नीतीश कुमार तैयार हैं। जातिगत सर्वे के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ने उनके हाथ में वो राजनीतिक हथियार दे दिया है जिसकी उन्हें अरसे से तलाश थी। वो बिहार विधानसभा के अगले सत्र में इस सर्वे पर बहस करा सकते हैं और इसके आधार पर आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को विसंगति से भरा बता सकते हैं, क्योंकि सर्वे पर नजर डाले तो 15.52% अग्रणी जातियों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिल रहा है। 19.65% अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 16% आरक्षण है। अति पिछड़ी जातियों की आबादी 36% है, मगर उन्हें बस 18% आरक्षण मिल रहा है और 27% पिछड़ा वर्ग को 12% आरक्षण दिया है। कई दलों ने जातिगत सर्वे के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर डाली है। स्पष्ट हो गया कि बिहार में 63% ओबीसी है और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला है 13-14% की आबादी को, तो उसी अनुपात में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण को देखते हुए बिहार में ओबीसी को आरक्षण को बढ़ाया जाए। और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करता हूं, केंद्र सरकार से भी आग्रह करता हूं कि आरक्षण बढ़ाया जाए और कम से कम 45% इसका आरक्षण होना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार सावधान है। उसका कहना है कि पहले सदन में पूरी रिपोर्ट आ जाए, फिर आरक्षण के दायरे पर बात हो। आने वाले समय में माननीय नेता कुछ न कुछ महत्वपूर्ण काम करेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है और ऐसा हम लोगों को आभास लगता है कि जातीय गणना सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, जानकारी लेकर के उसके ऊपर आगे काम करने के लिए कुछ न कुछ नेता ने प्रयास किया है और इस पर जरूर कहीं ना कहीं कुछ काम होगा। बिहार में पिछड़ों का आरक्षण, खासकर अति पिछड़ी जाति के समूहों का आरक्षण कितना बढ़ाया जाएगा, ये फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन उनके कट्टर आलोचक भी मानते हैं कि अगर 15% आबादी को 10% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वैसे में 63% के आबादी के समूह को मात्र 30% के आरक्षण के दायरे में सीमित रखना
कहीं से न्याय संगत नहीं। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज शक्ति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। आज सुबह कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। आज सुबह शक्ति स्थल पर पहुंचकर पार्टी के तमाम नेताओं ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज देश सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा है। इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पटेल चौक पर जाकर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अमित शाह ने नेशनल स्टेडियम जाकर वहां से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में हजारों युवा शामिल हुए। आप आगे बढ़िए। यही प्रसिद्ध लौह का पुरुष। वहीं पीएम मोदी भी अपने 2 दिन के गुजरात दौरे के दौरान आज नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा पीएम युवाओं के राष्ट्रव्यापी संगठन मेरा युवा भारत को भी लॉन्च करेंगे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि ये संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। इसके अलावा पीएम आज ही एकता नगर यानी कि केवड़िया और अहमदाबाद के बीच स्टीम हेरिटेज स्पेशल ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन का परिचालन 5 नवंबर से शुरू होगा। आज एकता दिवस पर प्रधानमंत्री अमृत वाटिका की नींव रखेंगे। इस वाटिका में देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई मिट्टी होगी। इस मिट्टी के लिए अमृत कलश यात्रा चलती रही जो कि दिल्ली पहुंच रही है। मेरी माटी मेरा देश नाम के कार्यक्रम के जरिए ये देश के वीरों को श्रद्धांजलि होगी। भारत के वीरों को सलाम। ये मिट्टी उन गांवों और कस्बों से राजधानी दिल्ली आई है जहां के वीरों ने खुद को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। अब कर्तव्य पथ पर अमृत कलश में आई मिट्टी डाली जा रही है। लाखों कार्यक्रम हुए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए कहा और देश के 6 लाख गांव में लाखों अमृत कलश यात्राएं निकली और देश के 7500 ब्लॉक से जब उन 6 लाख गांव की मिट्टी को इकट्ठा किया गया और ऐसे शहरी वार्डों से मिट्टी को इकट्ठा किया गया तो आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से अमृत कलश यात्राएं निकालकर आज देश के कर्तव्य पथ पर ये विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक ये हजूम जो युवाओं का नजर आता है, ये मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एकता दिवस पर एकजुट भारत, महीनों की मेहनत और अमृत कलश यात्राओं के जरिए वीर सपूतों की भूमि से आई मिट्टी से राजधानी दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव मेमोरियल बनाया जाएगा। पूरे देश से मिट्टी इधर एकत्रित हो रही है और आज ये सारा युवा ऐसे पूरे देश से यहाँ दिल्ली में एक प्रकार से पूर की भांति उमड़ रहा है। मुझे स्मरण आता है जब आज ये कार्यक्रम कल संपन्न होने वाला है 31 तारीख को सरदार साहब के जन्म जयंती के उपक्रम में एकता दिवस जब से मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मंगलवार यानी 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ से देश को और खासकर अमृत कलश लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचे लोगों को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।